everyone, welcome back to Commercial Sub. I hope all of you are doing great. बिजनेस स्टडीज के एग्जाम के बाद अब बारी है इकोनॉमिक्स के एग्जाम की। मैक्रो इकोनॉमिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है नेशनल इनकम का, जिसमें हम कुछ ना कुछ सिली मिस्टेक करके अटक जाते हैं या आंसर नहीं कैलकुलेट कर पाते। तो आपकी इन सभी प्रॉब्लम्स, इन सभी इश्यूज का सोल्यूशन इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद आई गारंटीड कि एग्जाम में अगर आपको एक क्वेश्चन आए तो आप उसको चुटकियों में सॉल्व कर देंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले हम समझेंगे व्हाट इज नेशनल इनकम। एक छोटे से डिफाइन है इसकी। नेशनल इनकम इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम व्हिच इज अर्न्ड बाय नॉर्मल रेजिडेंट इन अ पर्टिकुलर टाइम या ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ अकाउंटिंग ईयर। तो एक अकाउंटिंग ईयर में जो भी नॉर्मल रेजिडेंट है उसने कितना फैक्टर इनकम अर्न किया है उसको मैं टोटल करके नेशनल इनकम में काउंट करूंगी, राइट। तो इसको हम नेशनल इनकम बोलते हैं। अब अगर मैं इकोनॉमिक्स की टर्म में बात करूं नेशनल इनकम को NNP एट FC बोलते हैं। सबसे पहली चीज ये क्लियर होनी चाहिए कि नेशनल इनकम को कहते क्या है। तो बेसिकली NNP एट FC, ये ध्यान रखना। कभी भी आ जाए क्वेश्चन में कि नेशनल इनकम कंप्यूट करना, ये नहीं लिखा हुआ NDP, GDP, NNP एट NP, NNP एट FC, कुछ नहीं मेंशन, सिर्फ लिखा है कि नेशनल इनकम कंप्यूट करो। तो आपके माइंड में एकदम क्लिक करना चाहिए कि हमें NNP एट FC को कंप्यूट करना है। इतना क्लियर रहेगा। अब समझेंगे व्हाट इज NNP एट FC। NNP at FC, N refers to net. First N refers to net. Second N refers to national. Okay. P refers to production. और FC refers to factor cost. Clear? Net, national, production at factor cost. अभी कौन कौन सी टर्म्स होती है वो हम वन बाय वन समझेंगे। सबसे पहले हमें ये समझ लें नेशनल इनकम को NNP एट FC बोलते हैं, बस ये चीज क्लियर होनी चाहिए। अब देखिए क्या होता है। एक टर्म होती है ग्रोस। इसमें बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है कि मुझे क्या करना है, ऐड करना है, लेस करना है, किस चीज को ऐड करना है, किस चीज को लेस करना है। तो वन बाय वन समझाऊंगी। फिर आता है डोमेस्टिक, ठीक है। फिर आता है फैक्टर कॉस्ट। ये तीनों चीजें याद रहेंगी। कैसे याद रहेंगी वो मैं बता दूंगी। यहाँ पे पता चलता है नेट, नेशनल और फैक्टर कॉस्ट। अब देखो, ग्रोस को हम कन्वर्ट करते हैं नेट में, या नेट को हम कन्वर्ट करते हैं ग्रोस में। तो ग्रोस और नेट आर बोथ आर इंटर रिलेटेड। फाइन। नेक्स्ट इज डोमेस्टिक। डोमेस्टिक मतलब हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी, राइट। और नेशनल, डोमेस्टिक को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, नेशनल में। फाइन। या नेशनल को कन्वर्ट करते हैं डोमेस्टिक में। और फैक्टर कॉस्ट रिलेटेड टू मार्केट प्राइस। इतना याद रहेगा। ये वाइसा वर्सा भी हो सकता है कि आप नेट दिया हो, ग्रोस पे जाना हो, नेशनल दिया हो, डोमेस्टिक पे जाना हो, मार्केट प्राइस दिया हो, FC पे। इन दोनों का आपस में जो आपके पेयर बनाए हैं इनका आपस में रिलेशन है। हम ये नहीं कह सकते कि विद द हेल्प ऑफ मार्केट प्राइस हम ग्रोस पे चले जाए, ऐसा नहीं होता। मार्केट प्राइस रिलेट्स टू फैक्टर कॉस्ट, फैक्टर कॉस्ट रिलेट्स टू मार्केट प्राइस, बिकॉज दीज ऑल टर्म्स आर रिलेटेड टू कॉस्ट। नेशनल एंड डोमेस्टिक ये आपकी टेरिटरी से रिलेटेड है कि कहां पर हमारा प्रोडक्शन हुआ या कहां पे हमारा अर्निंग हुई। नेक्स्ट इज ग्रोस एंड नेट। ग्रोस मतलब टोटल, नेट मतलब इसमें सारे एक्सपेंसेस वगैरह लेस करके आता है नेट। फाइन। अब इसको याद करेंगे कैसे कि क्या चीज ऐड करनी है, कब लेस करना है। ग्रोस का मतलब क्या होता है, टोटल। टोटल मतलब ज्यादा होना, राइट। नेट मतलब ग्रोस बड़ा होता है, नेट आपका छोटा अमाउंट होता है। फाइन। तो जब भी आप ग्रोस से नेट पर जाएंगे तो आपने डेप्रिसिएशन को लेस करना है। इसको याद कैसे करेंगे, जब हम अकाउंट्स करते हैं तो उसमें कोई भी वैल्यू नेट निकालनी होती है तो उसमें से या रिटर्न माइनस करते हैं या नेट एसेट की वैल्यू निकालनी होती है तो टोटल एसेट, ग्रोस एसेट माइनस डेप्रिसिएशन या टोटल एसेट माइनस डेप्रिसिएशन। तो ऐसे ही ग्रोस से अगर आप नेट पे
जाएंगे तो माइनस डेप्रिसिएशन करेंगे। ये क्या अमाउंट है, ये वाला अमाउंट होता है बिग अमाउंट और ये वाला अमाउंट होता है स्मॉल अमाउंट, राइट। तो वो माइनस करके ही आएगा। ऐसे ही अगर आपको नेट से ग्रोस पे जाना है, आपको छोटा अमाउंट दिया हुआ है, बड़ा अमाउंट करना है उसको, राइट, मतलब ग्रोस टोटल बनाना है, तो आपने क्या करना, जो आपने नेट में से डेप्रिसिएशन लेस हुआ होगा वो डेप्रिसिएशन आप ऐड बैक कर देंगे। तो अगर आपको उल्टा जाना है नेट से ग्रोस पे तो आप डेप ऐड करेंगे। ये ध्यान रहेगा कि ग्रोस आपकी बिग अमाउंट होती है, नेट आपकी स्मॉल, तो बिग से स्मॉल पे जाने के लिए माइनस डेप्रिसिएशन और नेट से ग्रोस पे जाने के लिए प्लस डेप्रिसिएशन। तो बेसिकली अगर मैं बात करूं, दिस ग्रोस एंड नेट रिलेट्स टू डेप्रिसिएशन, इसमें डेप्रिसिएशन से एडजस्टमेंट करते हैं, फाइन। सेकेंड, डोमेस्टिक टू नेशनल। डोमेस्टिक टू नेशनल, अभी मैंने बोला डोमेस्टिक टेरिटरी कि मेरी जो इंडिया की बाउंड्रीज है, ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज है, इकोनॉमिक बाउंड्रीज है, उसमें रह के जो भी प्रोडक्शन हुआ है, तो डोमेस्टिक। नेशनल मतलब जो अब्रोड से जो इनकम आ रही है उसको हम लेंगे, ठीक है। जब भी आपको डोमेस्टिक से नेशनल, नेशनल आप ऐसे याद कर लो कि आउटसाइड दी बाउंड्री कह सकते हो, जो हमारे रेजिडेंट ने अर्न की है, जो मेरी इकोनॉमी का नॉर्मल रेजिडेंट है वो बाहर रहता है, उसने वहां से कुछ अर्न करके मेरी टेरिटरी में भेजा, तो अगर मैं उसको अपनी नेशनल इनकम में ऐड करती हूँ तो फिर वो क्या होगा, नेट नेशनल इनकम। लेकिन अगर मैं उसकी इनकम को हटा देती हूँ, जो बाहर से इनकम आ रही है उसको मैं इग्नोर कर देती हूँ, तो वो क्या होगी, डोमेस्टिक इनकम होगी, कि मेरी बाउंड्री में रहते हुए जो मेरे यहाँ पे लोग रह रहे हैं उन्होंने कितना अर्न किया, फाइन। तो बेसिकली इसमें जो काम लेता है वो आता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, फाइन। इसमें क्या लेते हैं, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, इसकी शॉर्टकट है NFIA, NFIA। अब ये नेट टर्म यूज किया है, नेट मतलब कुछ ना कुछ सेटलमेंट हुआ होगा, तो इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, मैं यहां लिखती हूं, NFIA कंप्यूट करने के लिए हम करेंगे फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। फ्रॉम मतलब जितना वहां हमारे नॉर्मल रेजिडेंट ने वहां पे कमाया और वहां से पैसा यहाँ आया, तो नेट आपका आएगा फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, राइट। इसमें से आप प्लस करोगे फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। अब ऐसा तो नहीं है कि मेरे रेजिडेंट जाके बाहर कमाई करेंगे और वो यहाँ पर पैसा भेजेंगे, बाहर के लोग भी यहाँ आकर कुछ अर्न करते होंगे या उनको यहाँ से कोई इनकम होती होगी, वो अपनी वहां लेके जाते होंगे, तो यहाँ से इनकम बाहर जाती है, बाहर से इनकम यहाँ आती है, तो ये एक नॉर्मल रूटीन में होता है, ठीक है। तो जब भी आपको NFIA निकालना हो तो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस करोगे फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। ये NFIA पॉजिटिव अगर होगा तो इसका मतलब ये है कि बाहर से अर्निंग हमारी इकोनॉमी में ज्यादा आई है। अगर ये फैक्टर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड नेगेटिव होगा तो इट मीन्स टू वाला जो है ज्यादा है, कहने का मतलब ये है कि हमने बाहर ज्यादा पेमेंट भेजी है, तो वो नेगेटिव वैल्यू होगी, इतना ध्यान रहेगा। NFIA को बस ध्यान रखना, फ्रॉम -2 फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, ठीक है, कि हमने जितनी इनकम भेजी बाहर, तो नेट आपका नेट अमाउंट हम नेशनल इनकम में ऐड करेंगे, फाइन। तो बेसिकली अगर मैं बात करूं कि डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना, डोमेस्टिक का मतलब क्या होता है, मेरे यहाँ पे कितनी इनकम अर्न की गई है, मुझे कोई मतलब नहीं है बाहर से कितनी आ रही है, बाहर कितनी जा रही है, उससे कोई मतलब नहीं, बस यहाँ पर हमने कितनी अर्न की है, चाहे वो बाहर जानी हो, डजंट मैटर। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अगर आपको डोमेस्टिक से नेशनल पर जाना है तो आपने क्या करना है, बाहर से आई हुई इनकम और यहाँ से जो बाहर गई हुई उनका नेट ऑफ करके वो ऐड कर लेना है, क्योंकि आपको ये क्या निकालनी है, बाहर वाली इनकम भी ऐड करनी है। तो डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए प्लस करोगे NFIA, फाइन। और वहीं नेशनल से डोमेस्टिक पर आने के लिए आपको क्या करना है, माइनस NFIA, ध्यान रहेगा इतना।
लॉजिक मैंने बता दिया है, अगर आपको रटना है तो ये ध्यान रखना, ग्रोस से नेट मतलब डेप्रिसिएशन, तो बिग अमाउंट से स्मॉल पे जाने के लिए माइनस, स्मॉल से बिग पे जाने के लिए प्लस डेप्रिसिएशन। डोमेस्टिक से नेशनल पे आने के लिए ये ध्यान रखना, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड की बात करें तो नेशनल मतलब इंटरनेशनल, आप ऐसे याद कर लो। तो आपको नेशनल मतलब बाहर की इनकम भी ऐड करनी है, तो डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए बाहर की इनकम को ऐड कर लो, और अगर नेशनल से डोमेस्टिक पे जाना है तो बाहर वाली इनकम को माइनस कर दो, कि बाहर वाली इनकम से हमें कोई लेना देना नहीं, कितनी आई कितनी गई, हमें सिर्फ अपनी टेरिटरी में कितनी अर्न की है उससे लेना देना है, तो इसलिए उसको नेशनल से डोमेस्टिक पे जाने के लिए उस इनकम को हटा दो। इतना ध्यान रहेगा। नेक्स्ट आ जाओ फैक्टर कॉस्ट टू मार्केट प्राइस। अब ये भी हमें पता है मार्केट प्राइस क्या होता है, मार्केट प्राइस का मतलब इंक्लूडिंग टैक्स। क्या इसमें टैक्स इंक्लूड होता है मार्केट प्राइस में? आपने देखा होगा एमआरपी दिया होगा तो ब्रैकेट में मेंशन होता है इंक्लूडिंग ऑल टैक्सेस, तो इसका मतलब क्या है, मार्केट प्राइस में टैक्स इंक्लूड होता है। फैक्टर कॉस्ट का मतलब होता है जो आपके फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन उनकी कॉस्ट क्या आई है, तो उसमें कोई मार्केट प्राइस ऐड नहीं होता, तो उसमें कोई भी आपका टैक्स ऐड नहीं होगा। तो यहां पर क्या होगा, इसमें क्या होता है एक्सक्लूडिंग टैक्स कह सकते हैं, इसमें टैक्स इंक्लूड नहीं होगा। फाइन, तो अब इतना तो समझ आ गया कि अगर हमें कॉस्ट से मार्केट प्राइस से कॉस्ट पे जाना है तो कौन ट्रीट करेगा, टैक्स ट्रीट करेगा। ओके, तो हम उसके लिए लिखते हैं NIT। NIT रेफर्स टू नेट इनडायरेक्ट टैक्स। क्लियर है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। अब ये यहाँ पर भी नेट है, नेट का मतलब कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट हुई होगी। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। जब भी आपको NIT निकालना होता है, मतलब जब आप NIT कंप्यूट करेंगे तो इतना तो पता है, I मतलब इनडायरेक्ट टैक्स, तो इनडायरेक्ट टैक्स पता होना चाहिए आपको, गवर्नमेंट बजट में आपने पढ़ा होगा, लाइक GST हो गया आपका, सर्विस टैक्स हो गया आपका, ये सारे आपके इनडायरेक्ट टैक्स। बेसिकली तो पहले होता था वैट, सर्विस टैक्स, CST, है ना, तो अब उसको रिप्लेस करके एक ही आ गया GST, तो GST आपका इनडायरेक्ट टैक्स होगा, ठीक। और डायरेक्ट कई बार ना क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए आपको डायरेक्ट टैक्स दे दी जाते हैं, लाइक इनकम टैक्स दे दिया तो बच्चे इनकम टैक्स भी इंक्लूड कर लेते हैं कि भाई टैक्स है, तो नहीं, वो डायरेक्ट टैक्स है। डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जिसका बर्डन शिफ्ट नहीं कर सकते हम किसी और पर्सन पे, और इनडायरेक्ट टैक्स आर दोज टैक्सेस जिसका बर्डन हम शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इतना क्लियर होना चाहिए। अगर इनकम टैक्स आ जाए, कॉर्पोरेट टैक्स आ जाए, तो वो आप इस टैक्स में नहीं लोगे, क्योंकि दीज आर डायरेक्ट टैक्सेस। इनकम टैक्स उस पर्सन की इनकम पे लगेगा, कॉर्पोरेट टैक्स उस पर्टिकुलर कंपनी के ऊपर लगेगा, इसका बर्डन हम शिफ्ट नहीं कर सकते। तो इसमें बेसिकली आपका GST हम लेते हैं, सर्विस टैक्स ले लेते हैं, एक्साइज ड्यूटी ले लेते हैं, तो ये सारे आपके इनडायरेक्ट टैक्स में आते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, नेट है तो कुछ ना कुछ माइनस हुआ होगा, तो हमने क्या करना है, इनडायरेक्ट टैक्सेस, जितने भी इनडायरेक्ट टैक्सेस होंगे आपके माइनस करेंगे इसमें से सब्सिडी। ऐसा तो जरूरी नहीं है ना कि सब्सिडी, तो ऐसा तो जरूरी नहीं है कि गवर्नमेंट हमसे टैक्स ही रिसीव करेगी, मतलब गवर्नमेंट हमसे टैक्स कलेक्ट करती रहेगी और उसको कहीं भी लगा देगी। तो बेसिकली टैक्सेस कलेक्ट करने के साथ साथ गवर्नमेंट हमें कुछ सब्सिडी भी देती है, कुछ रिलैक्सेशन भी देती है। अगर ऐसा कुछ हमें मिला है तो हम टैक्सेस में जितना टैक्स मैंने पे किया है और जितना मुझे सब्सिडी मुझे मिल गया उसके बदले में, या किसी और वे में हमें सब्सिडी मिल गया, तो उसको मैं माइनस कर दूंगी। फाइन, तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस कैसे आएंगे, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी। अब बात करते हैं कि कैसे जाएंगे फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे और मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे। तो फैक्टर कॉस्ट मतलब टैक्स नहीं ऐड, इससे आपको मार्केट प्राइस पे जाना है, तो मतलब टैक्स ऐड करना है, तो मैं माइनस कर दूंगी NIT। फाइन, सिमिलरली अगर आपको मार्केट प्राइस से कॉस्ट प्राइस पे जाना है तो मार्केट प्राइस में टैक्स ऐड है, लेकिन कॉस्ट में टैक्स थोड़ी ऐड होता है, तो उसकी वजह से मैं क्या करूंगी, माइनस करूंगी NIT। फाइन, आई होप ये सब क्लियर होगा आपको। एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। ग्रोस और नेट रिलेट्स टू डेप्रिसिएशन, इतना ध्यान रखना। डोमेस्टिक और नेशनल रिलेट्स टू फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो मतलब NFI। फाइन, फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस रिलेट्स टू टैक्स, क्योंकि मार्केट प्राइस में टैक्स इंक्लूडेड होता है।
ठीक है। अगर आपको ग्रोस से नेट पे जाना है, मतलब बिग अमाउंट से स्मॉल अमाउंट पे जाना है, तो माइनस डेप्रिसिएशन, और स्मॉल से बिग, नेट से ग्रोस पे प्लस डेप्रिसिएशन। डोमेस्टिक से नेशनल, डोमेस्टिक मतलब मेरी ही कंट्री, नेशनल मतलब अब्रॉड की भी इनकम को ऐड किया जाएगा। डोमेस्टिक में मेरी ही कंट्री की इनकम को ऐड किया जाएगा। तो डोमेस्टिक टू नेशनल पे जाने के लिए प्लस फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, लेकिन कौन सा, नेट फैक्टर, वो कैसे निकलेगा, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। फाइन। और वहीं अगर नेशनल से डोमेस्टिक पे जाना है तो मतलब मेरे को विद इन दी टेरिटरी, मतलब जो यहाँ हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में अर्न की गई इनकम है, तो मैं माइनस कर दूंगी बाहर की इनकम को, तो माइनस NFI है। अगेन फैक्टर कॉस्ट से आपको मार्केट प्राइस पे जाना है, तो फैक्टर कॉस्ट में टैक्स ऐड नहीं है, मार्केट प्राइस में टैक्स ऐड होना चाहिए, तो मैंने ऐड कर दिया NIT। NIT रेफर्स टू इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। और अगर आपको मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना है तो कॉस्ट में टैक्स ऐड नहीं होगा, तो माइनस NIT करना होता है। आई होप इतना आपको क्लियर होगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। कौन कौन से मेथड्स है नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के, तो वो हमारे हैं 3 मेथड, वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड। तो ये तीनों ही मेथड अलग अलग तरीके से होते हैं, जैसा कि हमने सर्कुलर फ्लो में पढ़ा था। वैल्यू एडेड रिलेटेड टू प्रोडक्शन, इनकम मेथड्स रिलेट्स टू इनकम जनरेशन, और एक्सपेंडिचर मेथड रिलेट्स टू इनकम डिस्पोजिशन या फिर एक्सपेंडिचर, कितना एक्सपेंडिचर की एग्रीगेट एक्सपेंडिचर से रिलेट करता है। ठीक है, तीनों से अगर हम तीनों में से किसी भी मेथड का यूज करें तो तीनों से नेशनल इनकम की वैल्यू सेम ही आएगी, बिकॉज दीज 3 आर आइडेंटिकल टू ईच अदर। ये तीनों एक दूसरे के आइडेंटिकल है, जो हमने सर्कुलर फ्लो वाले डायग्राम में अच्छे से पढ़ लिया है। फाइन। वैल्यू एडेड, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। अब ये तीनों मेथड से आंसर निकालने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इससे क्या आएगा, इससे क्या आएगा और इससे क्या आएगा, और हमें जाना कहां पर है, NNP एट FC पर जाना है। फाइन। चलिए, वैल्यू एडेड मेथड है, वैल्यू एडेड मेथड से याद रखना निकलता है GDP एट MP। अब इसका मतलब समझ आ गया होगा, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। इनकम मेथड से निकलता है आपका NDP एट FC। एक्सपेंडिचर मेथड से अगेन आपका GDP एट MP निकलता है। ठीक है, बेसिकली नेशनल इनकम को याद करने की जरूरत है, GDP एट MP आपका इन दोनों मेथड से GDP MP, नेशनल ये इनकम मेथड से आपका सिर्फ NDP एट FC निकलता है। इतना याद रखना है। और हमें कहां पहुंचना होता है, NNP एट FC। और जो कि अभी मैंने डिस्कस किया और आपको बताया कि ऐसे अगर चेंजेस करने हो तो कैसे करेंगे, अब वो समझेंगे। ठीक है, अब देखिए GDP एट MP रफ आइडिया देती हूँ कि कैसे NNP एट FC पे जाएंगे। सपोजिंग हमें नेशनल इनकम निकालना था तो NNP एट FC पे जाना था, तो कैसे जाऊंगी मैं NNP एट FC से। सबसे पहले ग्रोस है, ग्रोस से नेट पे जाने के लिए मुझे क्या करना होगा, माइनस डेप्रिसिएशन। बड़ी अमाउंट से छोटी अमाउंट पे मैं क्या करूंगी, माइनस डेप्रिसिएशन करूंगी, राइट। डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए क्या करना है, डोमेस्टिक इनकम से नेशनल इनकम मतलब बाहर की इनकम को भी ऐड करना है, तो मैं इसमें ऐड करूंगी NFIA प्लस करूंगी NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। फाइन। अगेन P तो सेम ही, इसमें तो कोई चेंज नहीं होगा। MP से FC पे जाने के लिए क्या करना, मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस मतलब टैक्स इंक्लूडेड है, फैक्टर कॉस्ट मतलब टैक्स इंक्लूड नहीं करना, तो मैं क्या करूंगी, माइनस करूंगी NIT। इतना क्लियर है, समझ आ गया कैसे जाएंगे यहाँ से नेशनल इनकम पे। अब आ जाओ NDP एट FC पे। NDP एट FC से नेशनल इनकम पे जाना है, तो मतलब अगेन NNP एट FC पे जाना है, तो कैसे जाएंगे, देखिए यहाँ तो सेम ही है, नेट मतलब नेट कोई चेंज नहीं करना। DO से N पे जाना है, मतलब डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए मैं क्या करूंगी, फैक्टर इनकम को ऐड करना पड़ेगा, NFIA को ऐड कर दूंगी। फैक्टर कॉस्ट सेम है, कुछ नहीं करना, तो ये तो सबसे आसान है। इनकम मेथड का फॉर्मूला लगाया, NDP F से निकाला, सिर्फ D को N में चेंज कर दो, बाकी सब सेम रहेगा। फाइन। अगेन GDP एट MP बिल्कुल सेम ही है, NNP एट FC पे जाना है, तो ये तो आपको बता ही दिया मैंने। ग्रोस से नेट पे जाने के लिए माइनस डेप्रिसिएशन, डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए प्लस NFIA। फाइन। MP से FC पे जाने के लिए क्या करेंगे, मार्केट प्राइस में टैक्स इंक्लूडेड है, तो माइनस क्या करूंगी मैं, NIT कर दूंगी। इतना क्लियर है।
अब समझेंगे वैल्यू एडेड का क्या फॉर्मूला है, नेशनल इनकम का क्या फॉर्मूला है और एक्सपेंडिचर मेथड का क्या फॉर्मूला है। देखिए, यस, वैल्यू एडेड एज वी नो जीडीपी एट एमपी, इससे हमारा जीडीपी एट एमपी निकलेगा। इसको हम ऐसे भी बोलते हैं ग्रोस वैल्यू एडेड एट एमपी भी बोला जाता है। फाइन, इसमें कंफ्यूज मत होना, ये वी कहां से आ गया, V refers to value, A refers to added, तो ये समझ जाना। GVA at MP भी पूछ लेते हैं कई बार, इस इंफॉर्मेशन से GVA at MP निकालो तो तुम्हें पता होना चाहिए वैल्यू एडेड मेथड से निकालना है। NVA at MP निकालो तो पहले GVA at MP निकाल के फिर NVA at MP निकाल देना। फाइन, पता है G से N पे जाने के लिए क्या करेंगे, माइनस डेप्रिसिएशन कर देंगे। ओके, नाउ कम टू द फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है इसका? इसका फॉर्मूला होता है, आपको वैल्यू एडेड निकालने के लिए आपको चाहिए होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट, ठीक है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस कर देती हूं इसमें से मैं इंटरमीडिएट कंजम्पशन। क्या करेंगे, इंटरमीडिएट कंजम्पशन को माइनस कर देंगे। फाइन, अब देखो पहले बताया था वैल्यू एडेड रेफर्स टू प्रोडक्शन, है ना, तो प्रोडक्शन वैल्यू ऑफ आउटपुट का मतलब जितना भी आउटपुट मतलब जितना भी प्रोडक्शन हुआ जिसको मैंने सेल आउट कर दिया तो उसकी क्या वैल्यू थी, वैल्यू ऑफ आउटपुट या जितना भी सेलेबल प्रोडक्ट है वो, इसमें से माइनस कर देते हो इंटरमीडिएट कंजम्पशन, मतलब परचेजेस के टाइम पे जो भी मेरा खर्चा हुआ या जो भी मैंने परचेज किया रॉ मटेरियल उसको मैं माइनस करके बेसिकली मेरा प्रॉफिट मार्जिन आ जाता है, तो उससे हमारा जीडीपी एट एमपी आएगा। ऑब्वियस है, जितने भी मैं बेचूंगी उसमें सारे खर्चे लेस करने के बाद जितना बचेगा वही तो मेरी इनकम होगी ना, तो इसलिए वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन इसका फॉर्मूला है। फर्दर इसको क्लासिफाइड करेंगे, हाउ वी कंप्यूट वैल्यू ऑफ आउटपुट और हाउ वी कंप्यूट इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी वैल्यू ऑफ आउटपुट की, ठीक है। वैल्यू ऑफ आउटपुट जैसा कि मैंने बोला सेल्स से रिलेटेड टू सेल्स, तो यहां पर क्या होगा, अगर आपको सेल्स गिवन है तो वैल्यू ऑफ आउटपुट होता है सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक मतलब क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, ठीक है। अब क्या बोला, जितना मैंने सेल कर दिया और जितना मेरे पास स्टॉक बचा हुआ है उन दोनों को ऐड करके वैल्यू ऑफ आउटपुट आएगी कि कितना आउटपुट मैंने प्रोड्यूस किया उसकी वैल्यू क्या है मार्केट में, राइट। तभी इसलिए इससे क्या आता है जीडीपी एट एमपी। ओके, तो सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक करूंगी तो उससे क्या आ जाएगा, मेरा वैल्यू ऑफ आउटपुट आ जाएगा। वैल्यू ऑफ आउटपुट आने के बाद फिर मैं निकालती हूँ आईसी। आईसी मतलब इंटरमीडिएट कंजम्पशन, कंजम्पशन मतलब मैंने कितना खर्च कर लिया, तो वो क्या होगा, रॉ मटेरियल। तो मैं क्या करूंगी, परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल गिवन हो तो आप इसमें लिखोगे परचेजेस, साथ में मैं ऐड कर देती हूं। अगर यहाँ पे सीधा आईसी दिया हुआ है तो आपने कुछ नहीं करना, सिंपल आईसी लेना है, चाहे फिर परचेजेस दिया हो चाहे इंपोर्ट दिया हो, कुछ भी दिया हो, ठीक है। तो परचेजेस और इंपोर्ट को मैं ऐड कर देती हूँ, ठीक है। या अगर ये डोमेस्टिक परचेज है तो मैं इंपोर्ट को ऐड करूंगी, अदरवाइज इंटरमीडिएट कंजम्पशन ही गिवन होगा या परचेजेस ही लूंगी, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला है वैल्यू ऑफ आउटपुट का और इंटरमीडिएट कंजम्पशन का, और कैसे माइनस करके जीडीपी एट एमपी या फिर जीवीए एट एमपी कंप्यूट करेंगे ये हमने देखा। अब पॉइंट इज, क्वेश्चन में सिंपल ऐसे फिगर्स नहीं गिवन होगी, क्वेश्चन में गिवन होगा डोमेस्टिक सेल्स और आपका वैल्यू ऑफ आउटपुट। तो अगर ये तीनों ही दिया तो तीनों का मतलब एक ही है, तो मैं क्या करूंगी, अगर आपको डोमेस्टिक सेल्स, एक्सपोर्ट सेल्स और वैल्यू ऑफ आउटपुट दिया हो तो सेल्स, एक्सपोर्ट और डोमेस्टिक सेल्स को इग्नोर करके आपने सीधा वैल्यू ऑफ आउटपुट निकाल लेना है, कंसीडर करना, क्योंकि अब उसमें ना आपको चेंज इन स्टॉक ऐड करने की जरूरत है ना ही सेल्स ऐड करने की जरूरत है। सपोजिंगली आपको सेल्स नहीं गिवन, आपको डोमेस्टिक सेल्स और एक्सपोर्ट गिवन है, तो बच्चे क्या करते कहेंगे सेल्स मतलब डोमेस्टिक सेल्स, तो उसको ऐड करो। नहीं, डोमेस्टिक सेल्स में सेल्स बनता है बेसिकली डोमेस्टिक सेल्स में मैं प्लस करती हूं एक्सपोर्ट को, क्योंकि ये भी पार्ट ऑफ सेल ही है ना, तो दोनों को ऐड करके तो मेरे को पता चल जाएगी मेरी टोटल सेल कितनी हुई। तो डोमेस्टिक सेल प्लस एक्सपोर्ट ये सेल्स आता है, ठीक है। तो जो सी भी बड़ी फिगर है, अगर डोमेस्टिक सेल और एक्सपोर्ट दिया तो इन दोनों
दोनों को क्लब करके आप लोगे। अगर सिर्फ सेल्स दिया हुआ है तो इन दोनों को इग्नोर कर दोगे, ठीक है। और अगर सेल्स ये तीनों दिया हुआ है और वैल्यू ऑफ आउटपुट भी दिया हुआ है तो सबको इग्नोर करोगे, सिर्फ वैल्यू ऑफ आउटपुट को लोगे। इतना क्लियर हुआ। चेंज इन स्टॉक में तो आपको पता है क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करना, इसमें कुछ नहीं है। ऐसे ही इंटरमीडिएट कंजम्पशन में अगर सीधा इंटरमीडिएट कंजम्पशन दिया हो तो वो लेंगे, नहीं तो परचेजेस प्लस इंपोर्ट देंगे। तो समटाइम्स परचेजेस दे दिया जाता है तो आप सिर्फ परचेजेस को लोगे, लेकिन अगर यहीं पे डोमेस्टिक परचेज और इंपोर्ट भी दिया है तो दोनों को ऐड कर दोगे। फाइन, इतना क्लियर हो गया। चलिए, ये था फॉर्मूला वैल्यू एडेड मेथड का। इससे आपका क्या कंप्यूट होकर आ जाएगा, जीडीपी एट एमपी। फाइन, अब फिर आपको एलएनपी एट एफसी से कैसे जाना है वो मैं बता चुकी हूँ। नाउ कम टू द नेक्स्ट मेथड, दैट इज इनकम मेथड। इनकम मेथड रिलेट्स टू इनकम, ठीक है, कितनी इनकम जनरेशन हुआ है। तो इनकम हमारा जनरेट हुआ है यहाँ पर 3 तरीके से हम इनकम जनरेट करते हैं। मैं इसको इरेज कर रही हूँ। 3 तरीके से हमारी इनकम जनरेट होती है। फर्स्ट, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, ठीक है। सेकेंड इज ऑपरेटिंग सरप्लस, ठीक है। थर्ड वन इज मिक्स्ड इनकम। तीनों को समझेंगे वन बाय वन। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज मींस सैलरीज, वेजेस, पेंशन, ये सब देना, मतलब एम्प्लॉय जो हमारे यहाँ पे काम कर रहा है उनको उनकी रेम्यूनरेशन देना, उसको मैं कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज में इंक्लूड करती हूँ। क्या क्या इसमें ऐड होता है देखेंगे। इसमें ऐड होते हैं वेजेस एंड सैलरीज, ये भी कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय हुआ ना। फिर आता है पेमेंट इन काइंड, कि मैंने कैश ना देके किसी और तरीके से इसको पेमेंट कर दी है, कि उसकी फ्री डेयरनेस अलाउंस दे दिया या फिर रेंट अलाउंस दे दिया, कि रेंट दे दिया, घर में रहने के लिए दे दिया और उसका रेंट कौन दे रहा है, ओनर दे रहा है, राइट। तो पेमेंट इन काइंड हो गया। नेक्स्ट आता है इसमें सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन, ठीक है। लेकिन किसका, एम्प्लॉयर का, कंट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयर, नॉट एम्प्लॉई, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन जाएगा। फाइन। फिर आता है इसमें आपका पेंशन ऑन रिटायरमेंट, ठीक है। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि पेंशन ऑन रिटायरमेंट लेना है या ओल्ड एज पेंशन भी लेना है, क्योंकि पेंशन है। तो ये ध्यान रखना, ओल्ड एज पेंशन हमारा इनकम में इंक्लूड नहीं होता, रिटायरमेंट के टाइम की पेंशन इनकम में इंक्लूड होती है। फाइन। तो पेंशन ऑन रिटायरमेंट हम लेंगे, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज में ओल्ड एज पेंशन नहीं लेंगे, ध्यान रखना, ओके। और सोशल सिक्योरिटी में कॉन्ट्रीब्यूशन लेंगे सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉयर का, यानी कि कंट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयर्स इन सोशल सिक्योरिटी स्कीम। तो उसमें एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन जाएगा, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन नहीं जाएगा। फाइन। आ जाता है पेमेंट इन काइंड, ये मैंने बता दिया कि अदर देन कैश अगर कोई पेमेंट होती है, वेजेस एंड सैलरीज कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज का पार्ट है, इतना ध्यान रहेगा। नेक्स्ट आ जाओ ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस में भी बेसिकली 3 पार्ट है। फर्स्ट आता है आपका रेंट एंड रॉयल्टी, रेंट एंड रॉयल्टी, ठीक है। नेक्स्ट इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, ठीक है। इंटरेस्ट सिंपल है, आपको इसमें कुछ नहीं होगा, इंटरेस्ट का सीधा अमाउंट दिया होगा वो डालेंगे। प्रॉफिट, प्रॉफिट को 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है यहाँ पे। फर्स्ट इज डिविडेंड, ठीक है। अगर आपको कोई कॉर्पोरेट टैक्स दिया होगा वो आ जाएगा इसमें, कॉर्पोरेट टैक्स या फिर प्रॉफिट टैक्स भी बोल सकते हो इसको। और लास्ट वन इज अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। फाइन। लास्ट वन इज मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम में कुछ नहीं, यहाँ पर आता है इनकम फ्रॉम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट
एम्प्लॉयड रिसोर्सेज, ठीक है, या फिर सीधा दिया होगा मिक्स्ड इनकम तो सीधा देना, सेल्फ एम्प्लॉयड रिसोर्सेज से इनकम होगी तो वो भी आपकी मिक्स्ड इनकम। इतना क्लियर है। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय में 4 पार्ट्स होते हैं, वेजेस एंड सैलरीज, पेमेंट इन काइंड, सोशल सिक्योरिटी, लेकिन किसका, एम्प्लॉयर्स का कॉन्ट्रीब्यूशन, नॉट एम्प्लॉयज, पेंशन ऑन रिटायरमेंट, ओल्ड एज पेंशन नहीं, ध्यान रखना, पेंशन ऑन रिटायरमेंट जो एम्प्लॉयर ही देता है अपने एम्प्लॉय को रिटायरमेंट की पेंशन, ठीक है ना, ओल्ड एज पेंशन नहीं आती इसमें। ऑपरेटिंग सरप्लस में रेंट एंड रॉयल्टी आता है, इंटरेस्ट आता है, प्रॉफिट आता है, ध्यान रहेगा। रेंट एंड रॉयल्टी सिंपल है, इसमें एज सच कोई क्लासिफिकेशन नहीं है, इंटरेस्ट में कोई क्लासिफिकेशन नहीं है, प्रॉफिट को डिवाइड किया गया है 3 पार्ट में, डिविडेंड आ जाए तो दिस इज द पार्ट ऑफ प्रॉफिट, कॉर्पोरेट टैक्स और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, these three are the part of profit। तो अगर ये तीनों दिए हुए हैं तो तीनों को ऐड करके प्रॉफिट निकालेगा, अगर ये तीनों भी दिए हुए हैं और प्रॉफिट भी दिया हुआ तो सीधा सीधा प्रॉफिट लेना, फिर इन तीनों को इग्नोर कर दोगे आप, ठीक है, क्लियर हो गया इतना। मिक्स्ड इनकम में मैंने बता दिया आपको, मिक्स्ड इनकम मतलब सेल्फ ऑक्यूपाइड रिसोर्सेज। जब आप इन सबका टोटल कर लेंगे तो आपका क्या निकल के आएगा, एनडीपी एट एफसी। फिर आपको पता ही है कि कैसे नेशनल इनकम पे जाना है, क्लियर है इतना। नाउ कम टू द नेक्स्ट मेथड, दैट इज एक्सपेंडिचर मेथड। कैसे कंप्यूट करेंगे समझेंगे। यस, एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड रिलेट्स टू एक्सपेंसेस, राइट। इसमें सिर्फ 2 ही पॉइंट समझने वाले हैं मेन, तो जिसकी वजह से आप गलत कर देते हैं क्वेश्चन, तो वो पॉइंट को ध्यान से समझेंगे। पहले हम देखते हैं इसमें क्या क्या इंक्लूड किया जाता है। फर्स्ट आता है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ठीक है। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मतलब हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, हाउस होल्ड ने जितना कंजम्पशन एक्सपेंडिचर किया, ओके। फिर आता है गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, कि गवर्नमेंट ने कितना फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर किया वो आता है इसमें, ठीक है। फिर आता है ग्रोस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है। इसमें हम ऐड करते हैं, यहां पर मैं इसको अलग से लिख रही हूं, आगे बताऊंगी क्यों लिख रही हूं ऐसा। ये सब चीजें होनी ऐड ही है इवेंचुअली, बट यहाँ पे मैं इसमें ऐसे हाईलाइट नहीं कर रही हूँ, अलग से हेडिंग नहीं दे रही हूँ, सिंपल बता रही हूँ, उसका रीजन बताती हूँ क्यों। इसमें प्लस करते हैं चेंज इन स्टॉक को, फाइन। फिर आता है नेट एक्सपोर्ट, ठीक है। नेट एक्सपोर्ट एज यू नो एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। जब आप इन सभी का टोटल करेंगे तो आपको मिलेगा जीडीपी एट एमपी, फाइन। इतना समझ आ गया, सिंपल लेना है। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को उठाना है, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन को लेना है, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन को लेना है। अगर ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन है तो साथ में चेंज इन स्टॉक भी ऐड करना है, नेट एक्सपोर्ट भी करना है। इस पॉइंट का रोल है इस पूरे क्वेश्चन के सही या गलत होने में, ठीक है। अगर वो पॉइंट आपको क्लियर है तो ये आंसर आपका कभी गलत नहीं होगा, लेकिन अगर वो नहीं क्लियर तो हमेशा गलत करोगे। क्या रीजन है देखो, सिर्फ ये वाला पॉइंट नहीं है। सबसे पहली बात करूंगी फिक्स्ड की बात कर रही हूँ। फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब होता है सिर्फ फिक्स्ड एसेट ही लिया गया है कि फिक्स्ड एसेट कितनी फॉर्मुलेट हुई, ठीक है। इसमें रॉ मटेरियल स्टॉक वगैरह नहीं लिया गया, जबकि ये भी पार्ट है आपका नेशनल इनकम का, ओके। तो जब भी आपको फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन दिया हो तो मेक श्योर कि आप चेंज इन स्टॉक ऐड करेंगे, क्लियर है। लेकिन अगर आपको फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन नहीं दिया हुआ, सिंपल दिया हुआ है ग्रोस कैपिटल फॉर्मेशन ओनली, फिक्स नहीं दिया हुआ, सिर्फ दिया हुआ है ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन, तो आपने चेंज इन स्टॉक नहीं लेना। क्यों नहीं लेना? क्योंकि अब ये फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन है, ये पूरा कैपिटल फॉर्मेशन है जिसमें चेंज इन स्टॉक ऐड हुआ होगा, समझ आया। तो जब भी फिक्स मेंशन होगा तभी चेंज इन स्टॉक लेना है, फर्स्ट थिंग, ठीक है। अगर फिक्स मेंशन नहीं होगा तो चेंज इन स्टॉक नहीं लेना, ओके। सेकेंड थिंग इज, अगर यहाँ पे ग्रोस दिया हुआ है, अगर यहाँ पे ग्रोस दिया हुआ है तो आंसर भी ग्रोस में
जी रेफर्स टू ग्रोस ना, तो अगर यहां ग्रोस गिवन है तो आंसर भी ग्रोस में आएगा। लेकिन अगर यहां ग्रोस नहीं गिवन, यहां पर गिवन है आपको नेट, ठीक है, अगर यहां ग्रोस ना देके यहां दिया हुआ है नेट फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, तो आपने कुछ नहीं करना, फिक्स्ड है तो प्लस चेंज इन स्टॉक करो, लेकिन आंसर में चेंज हो जाएगा। आंसर में फिर जी नहीं आएगा, आंसर में आएगा NDP@MP। ये गलती सभी बच्चे करते हैं और ये किसी को पता ही नहीं होता कि हमारा आंसर क्यों नहीं आ रहा। फाइन, तो जब भी आपको यहाँ ग्रोस की जगह पे नेट गिवन होगा तो आंसर जी में नहीं, आंसर एन में आएगा। जब आपको ग्रोस दिया होगा तभी आंसर जी में आएगा। इतना क्लियर हो गया सबको? ठीक है, एक चीज और बताऊंगी, समटाइम्स क्वेश्चन में आपको जैसा कि मैंने बताया ग्रोस और नेट दोनों दिया हुआ है, ठीक है, ग्रोस भी होता है नेट भी होता है, और अगर यही दोनों दिए हुए क्वेश्चन में तो आपकी मर्जी है आप क्या ले रहे हो, ग्रोस कैपिटल फॉर्मेशन ले रहे हो कि नेट कैपिटल फॉर्मेशन या नेट फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन ले रहे हो, जैसा भी क्वेश्चन में गिवन होगा तो अकॉर्डिंगली आंसर आएगा। लेकिन वहां पर अगर आपको उसी क्वेश्चन में से आपको डेप्रिसिएशन की जरूरत पड़ जाए, ठीक है, डेप्रिसिएशन को क्या बोलते हैं, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल बोलते हैं ना, तो अगर आपको डेप्रिसिएशन की नीड हो, डेप्रिसिएशन कहीं गिवन ना हो, तो फिर आप कैसे निकालेंगे आंसर? ठीक, तो उस केस में आप क्या करेंगे, अगर आपको ग्रोस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन गिवन है और नेट फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन गिवन है, तो उन दोनों को लेस कर देना, तो वी अंडरस्टूड डेप्रिसिएशन आएगा, क्योंकि ग्रोस में से आपने नेट लेस कर दिया तो वो डेप्रिसिएशन निकल के आएगा। क्लियर हो गया? आई होप ये तीनों मेथड आपको क्लियर हो गए। इस मेथड की गलती मैंने बता दी क्या करते हैं, ये आपकी मिस्टेक्स थी जो आप हर क्वेश्चन में करते हो। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके न्यूमेरिकल करेंगे विथ फिगर्स, बने रहिए हमारे साथ, और साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे मिसिंग आइटम वाले क्वेश्चन जो कि आते हैं एग्जाम में और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और गलत कराते हैं क्वेश्चन को। उसकी भी बहुत इजी ट्रिक मैं बताने वाली हूँ आपको कि कैसे उसको सॉल्व करना है, क्या तरीका है उसको सॉल्व करने का। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।